नेक्स्ट जो बुक आपकी चल रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका है कैपिटल बजटिंग। अभी देख लेते हैं कहाँ तक रह गया। हाँ जी बोलिए। कैपिटल बजटिंग आपके पास जो टॉपिक है, ये कंपनी में कंपनी एक डिसीजन लेती है जो उनके पास कैपिटल इकट्ठी हो जाती है। कंपनी में फ्यूचर कहाँ से प्रॉफिट इकट्ठा होगा, फ्यूचर में प्रॉफिट कहाँ से इकट्ठा करना है, मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी डिसीजन के लिए कैपिटल की कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल बजटिंग। कंपनी में इस चीज़ का बजट हमेशा बनाया जाएगा कि पैसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की जाए, करंट टर्म में इन्वेस्टमेंट की जाए, या फिर करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट की जाए। इस चीज़ को हमेशा कंपनी पहले ही मैनेज करके चलती है। कैपिटल बजटिंग के हमें फीचर्स क्या होंगे, इसके बेनिफिट क्या होंगे। सबसे पहले लिखा है कि पोटेंशियली लार्ज एंटिसिपेटेड बेनिफिट, हमारे पास लॉन्ग टर्म के जो बेनिफिट है अवेलेबल हो, इसके लिए कैपिटल बजटिंग करी जाएगी। रिलेटिवली लॉन्ग टर्म पीरियड बिटवीन इनिशियल आउटले एंड एंटिसिपेटेड रिटर्न, आज जो हम चीज कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर में एंटिसिपेटेड रिटर्न किस हिसाब से होगा, ये कंपनी हमेशा सोच के चल के कैपिटल बजटिंग बनाती है। ए रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ रिस्क, क्योंकि जब भी हम लोग कैपिटल बजटिंग करते हैं ये हाई डिग्री रिस्क के साथ मिलकर काम चलती है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग, मैं एग्जांपल लूँ, कंपनी में कैपिटल बजटिंग है, कंपनी का पैसा है, उसने वो एम्प्लॉय रखने हैं जो उनके लिए लॉन्ग टाइम लिए काम कर सकते हैं। कंपनी आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी, आपको सैलरी, अच्छी सैलरी दे रही है, 20-30 हज़ार, लेकिन कंपनी में आप काम करने वाले 3-4 महीने, तो इन्वेस्टमेंट करने में उनको बेनिफिट नहीं होता। ये हाई रिस्क कंपनी का हमेशा उसमें इन्वॉल्व होता ही है। नॉन रिवर्सेबल, कैपिटल बस्टिंग के अगर डिसीजन ले लिए जाते हैं तो वो नॉन रिवर्सेबल होता है। आप बोलेंगे आज डिसीजन ले लिया कल को कैंसिल कर देंगे, ऐसा कभी नहीं है। अगर आपने एक बार में कोई एसेट खरीद ली, कल को बेच दोगे, वो फिक्स नहीं है। आज कोई चीज ले आओ हाफ रेट में ही कल को बिकने वाली है। तो ये कंपनी में नॉन रिवर्सेबल डिसीजन होता है कैपिटल बस्टिंग के। फैक्टर इन्फ्लुएंसेस कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग को कौन कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको 10 नंबर में कई बार पूछते हैं, तो 3-4 पॉइंट ऐसे बना दिए हैं, आपको थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी करना पड़ेगा। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, अगर आपके पास पैसे अवेलेबल हैं तभी बस्टिंग पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इमीडिएट नीड फॉर द प्रोजेक्ट, अगर कंपनी को इमरजेंसी बेस पे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़े तो आपके पास कितने पैसे अवेलेबल हैं, ये भी कैपिटल बस्टिंग में डिसीजन मैटर करता है। इसीलिए कंपनी जो ऑलवेज रिजर्व क्रिएट करके चलते हैं, तभी बस्टिंग पॉसिबल हो सकती है। फिर है अर्निंग, जो पैसा आपके पास है कैपिटल, उससे आप कितना पैसा कमा रहे हो। ऐसा तो नहीं है जो आपकी उसकी कॉस्ट पड़ रही है आप सिर्फ उतने ही पैसे कमाते हो, आपको उससे ज्यादा का पैसा कमाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल, आपकी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर किस हिसाब से है। कुछ कंपनी के स्ट्रक्चर तो बर्डन में ही रह जाते हैं कि लोगों के पैसे ज्यादा देने हैं, कमाने वाले पैसे कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे मैं बोला कुछ बंदा, कल हम एग्जांपल देते हैं क्रेडिट कार्ड आपके पास, नॉर्मल लाइफ में कुछ लोग इस क्रेडिट कार्ड की उलझन में उलझ जाते हैं। एक क्रेडिट कार्ड बना लिया, उसकी जगह दो बन गए, दो की जगह तीन बन गए, वो पैसे ही घुमाते रहते हैं पूरे महीने में। पूरे महीने में उनकी टेंशन इसी में चीज में निकल जाती है, उसके पैसे इधर डालने हैं, उसके पैसे इधर डालने हैं। फिर भी कहीं ना कहीं से उनको एक तरफ से इंटरेस्ट कहीं ना कहीं से लग ही जाता है, तो बंदे फंस जाते हैं। ये कंपनियों में भी चलता है। ओवरड्राफ्ट यूज कर रहे हैं, सीसी लिमिट यूज कर रहे हैं, कंपनी में कैपिटल जैसे प्रेफरेंस वाली, हर बार उनको इतना इंटरेस्ट लेना पड़ रहा है, कई बार इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ी, किसी से और मंगवा ली, कुछ और फैसिलिटीज उनको दे दी, तो बंदे उसमें हो जाते हैं। ये भी हमेशा आपके कंपनी में कैपिटल बजट में इफेक्ट डालता ही है। टैक्सेशन पॉलिसी, कंपनी की टैक्स की पॉलिसी क्या है, कंपनी किस हिसाब से टैक्स पे कर रही है। कुछ कंपनी तो बहुत इजीली बेस पे चलती है, जैसे कि एडवांस टैक्स पे करते चले जाएंगे, उनको पता है कि साल में कम से कम इतना टैक्स तो हर बार बनता है, तो वो एडवांस टैक्स पे कर देते हैं, तो उनको बर्डन लगता है। कुछ कंपनी होते भी इकट्ठा पे करने हैं, कई बार उतना प्रॉफिट हुआ नहीं तो इकट्ठा पे करने में प्रॉब्लम्स आ जाती है। फिर आता है हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट आपके लिए क्या काम कर रही है। कुछ कुछ एरिया से, जैसे हम बोलते हैं कि हम इंडिया में ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने 15-15 साल के लिए जमीन फ्री की हुई है कंपनियों के लिए। जैसे कि एग्जांपल कुछ यहाँ तो नहीं है, अलग अलग स्टेट में है कि यहाँ पे सिडकुल बना हुआ है, बीएचएल बना हुआ है। ये कुछ कुछ एरिया है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, ऐसे कुछ एरिया बने हुए हैं जहाँ पे 15 साल के लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ कंपनी लगाने के लिए बोला कि कंपनी लगाओ, 15 साल में आपको कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं पे करना, मीन जमीन का जो टैक्स पे करते हैं कंपनियों के लिए वो नहीं पे करेंगे। इतने साल में तो कंपनी फ्री। कुछ कंपनियों में टैक्स का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी की आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो कंपनी प्रॉपर होती है। आपके पास फंड उतने नहीं होते कि आप लोग फंड लगाएंगे या गवर्नमेंट को पैसा देंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी है, ये भी मैटर करता है। कल मैंने बोला कि प्रोजेक्ट आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली 100 रुपए के साथ में, बिजनेस आज स्टार्ट कर रहे हैं, अब 100 से स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आपका बिजनेस 50 से चल रहा है, तो आप 50 रुपए शेयर होल्डर से मंगवा लो। आपने 100 मंगवा ली तो 100 की कॉस्ट तो लगेगी लगेगी ना, कि जिससे जितने पैसे ले ली उसको उतना ब्याज तो देना ही पड़ेगा। काम 50 का है, 100 आपने लोगों से इकट्ठा कर लिया, तो 50 को धूबत्ती करने के लिए क्यों रखना है। तो ये भी मैटर करता है कैपिटल बजटिंग में। वर्किंग कैपिटल, आपके पास ऑलवेज कितना पैसा अवेलेबल रहता है। बिजनेस चलाने के लिए जो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव हैं, वो वर्किंग कैपिटल से ही कंप्लीट हो सकते हैं। अगर डेली आपकी कैश जेब में पैसे है ही नहीं, तो खर्चे पॉसिबल नहीं है। आप लोग जैसे घर से निकलते हैं, कुछ ना कुछ तो लेके निकलते होंगे, 5, 10, 100, 50, ऐसा तो नहीं है भी खाली जेब।
कहीं पे रुक गए तो भाई देखेंगे लेफ्ट दे दो, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता, तो यहाँ पे प्रॉब्लम भी आती है। अकाउंटिंग प्रैक्टिस, आपकी कंपनी में जो अकाउंट से काम कर रहे हैं बंदे, या फाइनेंस डिपार्टमेंट बंदे काम कर रहे हैं, या फिर आपकी कंपनी में जो पर्सनल मैनेजमेंट है, वो भी कैपिटल बजटिंग में इफेक्ट डालते हैं। अगर वो एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, नॉलेजफुल पर्सन होंगे, उनको उन फील्ड की एक्सपर्ट नॉलेज होगी, तो आपका बेनिफिट करवाएंगे। अगर किसी पर्सन को अपोजिट जिम्मेवारी दे रखी है, तो पैसा कहीं भी आपका इन्वेस्टमेंट करवा देंगे, तो वहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है। फिर है ट्रेंड ऑफ अर्निंग, आपका ट्रेंड किस हिसाब से चला रहा है, हर साल प्रॉफिट कमाते चले जा रहे हैं या हर साल लॉस में जा रहे हैं। अगर हर साल लॉस में जा रहे हैं तो कैपिटल बस्टिंग इफेक्ट हो जाएगी कहीं ना कहीं पे, पॉइंट पे जाए। अगर हर बार प्रॉफिट कमाते चले जा रहे हैं, तो आपको कैपिटल से कैपिटल ही बनने वाला है, तो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं पर भी सोचेंगे नहीं, आप फटाफट इन्वेस्टमेंट करेंगे और पैसा पैसा बनाते चले जाएंगे। फिर आती है कैपिटल बस्टिंग की प्रोसेस। अगर कैपिटल बस्टिंग करनी है तो कौन कौन से स्टेप आपको लेने पड़ेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑन द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल है उसकी आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि आप पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपकी नॉर्मल लाइफ, आपके पास पैसा ज़्यादा तो आप इन्वेस्टमेंट खुद सोचते होंगे, बैंक में रखना है, एफडी में लगाना है, शेयर मार्केट में लगाना है। सेम कंपनियां भी इस चीज़ को सोचती हैं कि नया प्रोजेक्ट लगा लें, या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दें, या किसी कंपनी के शेयर खरीद लें, वो पहले से इस चीज़ को देख के चल रहे हैं। दूसरा, स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द प्रपोजल्स, जो भी प्रपोजल को आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसकी स्क्रीनिंग, उसकी इवैल्यूएशन होनी जरूरी है, मतलब उसकी नॉलेज प्रॉपर आप ले लें और पता होना चाहिए इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, इसका नुकसान क्या हो सकता है, कहाँ पे इसमें रिस्क है, तब आप बजटिंग प्रॉपर कर सकते हैं। फिर फिक्सिंग दी प्रायोरिटी, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन तो बहुत होती है, किस में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसकी प्रायोरिटी को फिक्स कर लीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ सेलेक्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं है एक ही बार में सभी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएंगे। फाइनल अप्रूवल एंड प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंसिव बजट, जब आपने किसी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है तो उसकी अप्रूवल लेने के बाद आप उसमें अपना बजट में पैसा लगा सकते हैं। फिर आता है इम्प्लीमेंटिंग प्रपोजल्स, आपने जो पैसा लगाया उसको लागू करना स्टार्ट कीजिए, मीन्स अपने पैसा आपकी जेब में से निकालना पड़ेगा। लास्ट में आएगा प्रपोजल का रिव्यू, जो इन्वेस्टमेंट आपने की है कुछ टाइम बाद उसका रिव्यू करते चले जाइए, उसका हमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर लग रहा है कि पैसा डाउनफॉल में जा रहा है तो आप पैसा वापस ले सकते हैं, अगर लग रहा है प्रॉफिट में जा रहा है तो उसको फिर टाइम में उतने टाइम में पड़ा रहने देंगे। फिर आती है हमारे पास नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग की ज़रूरत और इसके बेनिफिट क्या हैं। इसकी अगर नीड आप समझना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स नीचे उन्होंने दिए हैं। सबसे पहले लार्ज इन्वेस्टमेंट, कैपिटल बस्टिंग वहाँ पर जरूरत पड़ती है आपने जब इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी करनी है, तो वहाँ पे जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक ही टाइम पे कोई सी कंपनी मान लो एसेट ही खरीदनी है, फिक्स एसेट में पैसा लगाएंगे तो उसका हमें बेनिफिट क्या है। हम कंपनी को मिल जाए प्रोजेक्ट भी, आपने जो काम करना है उसके लिए स्पेशल मशीन आएगी, वो प्रोजेक्ट हम आपको सिर्फ 2 साल के लिए, उसके बाद आपके पास अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट ना आया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप पहली बार में सोच लेंगे कि ये पैसा फिक्स एसेट में लगाएं या ना लगाएं, या फिर इसको लीजिंग में ले जाएं, या फिर बाहर से हायर परचेज में मिल जाए, तो इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ द फंड्स, कई बार हमें लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट भी चाहिए होती है, भी इतना पैसा हमें हर बार चाहिए ही चाहिए, कितना टाइम आपके पास पैसा अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी हमेशा मैटर करता है आपके बिजनेस में। इरिवर्सेबल नेचर, जो भी पैसा आप लगाने वाले हैं वो इरिवर्सेबल नेचर में होता है, क्योंकि जो पैसा आपने आज लगाया है उतना ही पैसा आपको वापस मिलेगा, पॉसिबल नहीं है आपको आज चीज किसी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए फ्यूचर में उसकी वैल्यू डाउन होके ही मिलेगी। सिर्फ एक ऐसी चीज होती है जिसमें पैसा आपको प्लस हो सकता है बस, ये मोस्टली सिर्फ लेडीज ही करती है इसमें इन्वेस्टमेंट, इसमें पैसा लगाएंगे तो आपको पता है भी आज जो रेट है ये बढ़ने वाले हैं। अदरवाइज कोई भी चीज आप खरीद लो, इसे इनरिवर्सेबल है, जितना पैसा लगाया होगा उतना नहीं मिलने वाला। कार खरीद लो एग्जाम्पल के तौर पे, आप बोलो मैं 10 साल चलाऊंगा, 10 साल में बेच दूंगा, 10 साल में उसकी आधी कीमत मिल जाएगी, वो भी बहुत बड़ी बात है। आधी तो क्या, उसकी आधी की आधी नहीं मिलती है, वो तो बोलते हैं नहीं बेचने भाई, कबाड़ी दे देना, वो दे देगा 30-40 हजार, तो वो भी फर्क पड़ता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रैक्टिबिलिटी, कैपिटल बस्टिंग जब भी आप करने जाएंगे तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी पड़ता है उसके ऊपर। अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट की होगी, अच्छा आपने बजट बनाया होगा, तो आपका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए होगा। बजट ही अच्छा नहीं था, आपको नॉलेज ही नहीं थी, आपका जो मैनेजमेंट काम कर रही थी वो भी आपका बिल्कुल साथ देने वाले थे, आपने कहीं पर जिसने जैसे जैसे बोला वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी, तो पैसे एकदम स्ट्रक हो जाएंगे और आपका बिजनेस जो है डाउनफॉल में आ जाता है। डिफिकल्टीज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इसमें डिफिकल्टीज क्या आते हैं। सबसे पहले हाई डिग्री ऑफ रिस्क, पता ही है कि यहीं पर भी पैसा लगाएंगे हाई डिग्री ऑफ रिस्क ही है, आप अपने फ्रेंड को पैसे दे दो वहाँ पे भी रिस्क ही होते हैं। पैसे देने समय उसकी बीमारी हमें सुननी पड़ती है, जब आपने लेने होते हैं तो अपनी बीमारी सुना सुना के लेने पड़ते हैं, तो रिस्क हमेशा ही रहता है, कहीं पर भी होगा भाई, आपस में भी चलता है। आप मेरे से पैसे मांगेंगे तो आप अपना दुखड़ा सुनाएंगे, जब मैं मांगूंगा तो आप मैं अपना दुखड़े सुनाऊंगा तब आप पैसे वापस देंगे। अदरवाइज तो कल दे देंगे, परसों दे देंगे, परसों आएगी नहीं, कल आती नहीं है, क्योंकि रोज अगला दिन नया आ जाता है। नेशनल इंपॉर्टेंस, ये नेशनल इंपॉर्टेंस है, हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस हमें देखनी पड़ती है कि उसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा। कल को ऐसा ऐसी जगह तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप लोग
जिसको गवर्नमेंट ने भी मना किया हुआ है, आप बोलेंगे हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, तो नेशनल इंपॉर्टेंस भी हमें साथ में देखनी पड़ती है। कैपिटल बस्टिंग के जहाँ पे कुछ बेनिफिट इन्होंने दिखाए हैं, वहाँ पे उसके लिमिटेशन भी दिखाए हैं। लिमिटेशन में सबसे पहले बोला कि ये कैपिटल बस्टिंग टेक्निक जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए तो अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री करेंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसमें नंबर ऑफ, हम ऐसा बोल सकते हैं, लॉट ऑफ पेपर वर्क, पेपर वर्क भी बहुत होता है। टाइम पीरियड भी काफी देना पड़ता है इसमें, ऐसा तो नहीं है आप आज इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए, कल को आप देखो बजट कल ही रिजल्ट दे देगा। इसमें हमें जो बजट बनाने पड़ते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बनाने पड़ते हैं, तो इसके लिमिटेशन पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ है। फिर हमारे पास आते हैं कैपिटल बस्टिंग के जो डिसीजन है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है कैपिटल बस्टिंग के टाइप्स या फिर मेथड, ये इन्होंने डिसीजन के बारे में बात की है। डिसीजन तीन ही होते हैं जब भी आप कैपिटल बस्टिंग करने जाओगे। पहला होता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। डिसीजन इसी तरीके से ही होगा, किसी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट या बस्टिंग करने जा रहे हो, या तो एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, या फिर हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बना लेंगे जिसकी उसकी डिटेल मार्क होगी, कहाँ कहाँ पे पैसा लगाने का फायदा है, कहाँ कहाँ पे पैसा लगाने का फायदा नहीं है। अगर आपको पॉजिटिव आंसर मिल रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नेगेटिव आंसर मिल रहे हैं तो आप लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसका मीनिंग क्या होता है कि आप लोग मान लो अपनी फैमिली में कैपिटल बजटिंग करने जा रहे हो, तो पूरी फैमिली को मिलके सिलेक्शन होगा कि इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट है या नहीं। कंपनी में हो तो कंपनी की टोटल मैनेजमेंट बैठेगी, मीटिंग करेगी, डिसाइड करेंगे किन बंदों के ऊपर या फिर किन एसेट्स के ऊपर हमें पैसा लगाने का बेनिफिट है। अभी किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू हो जाएगा, जब वो एम्प्लॉयज को हायर करते हैं तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है उनका एग्रीमेंट। डिसीजन मीन्स मान लो आप 6 लोग बैठे किसी कंपनी बंदे का इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप खुद डिसाइड करोगे ना इस बंदे को इतने पैसे देने का बेनिफिट है या नहीं। आप उसको चेक करोगे अलग अलग सिचुएशन में, अगर तो उसके आंसर सही है तो आप सोच सकते हो कि हाँ हमारी कंपनी में वैसी पोजीशन आएंगे वहाँ पे हैंडल कर सकता है, अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। थर्ड हमारे पास आता है कैपिटल रेशियो प्रोग्रामिंग। हम अपनी कैपिटल जो कहीं पर इन्वेस्टमेंट करें उसकी रेशियो प्रोग्रामिंग में देखेंगे हम अलग अलग पॉइंट्स में। जैसे हम बोल रहे हैं किसी बंदे को 7-8 ऑप्शन आपने रख ली, उसमें प्लस पॉइंट देने वाले हैं 1 से 10 नंबर, 1 से 10 नंबर। अगर तो अच्छे नंबर मिल रहे हैं, रिव्यू अच्छे आ रहे हैं, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर दोगे। अगर आपको लगता है कि रिव्यू अच्छे नहीं है, आंसर जो नेगेटिविटी में चल रहे हैं, तो आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। ये 3 तरीके से कैपिटल बस्टिंग किसी भी कंपनी में की जाती है। कुछ इन्होंने एग्जांपल आपकी इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग भी बताई गई हैं। इनके डिसीजन दिखाए हैं। सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, भारतीय एयरटेल एक्वायरिंग अफ्रीकन एसेट्स ऑफ जैन टेलीकॉम एक्सपैंड इन बिजनेस ऑफ साउथ अफ्रीका। जो भारतीय एयरटेल कंपनी है उन्होंने अफ्रीका में अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, इन्होंने डिसीजन लिया भी करने को। तो अदर कंट्रियों में भी इंक्रीज कर सकते थे बिजनेस, लेकिन उन्होंने देखा भी किस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अफ्रीका के लोगों को मनाते हैं, उनको भी हेलो हाई करना चाहिए, उनकी हेलो हाई आपको समझ नहीं आएगी। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ न्यू बिजनेस, रिलायंस एंटरिंग इनटू रिटेल सेगमेंट। रिलायंस की कंपनी जब रिटेल सेगमेंट में आई, आज देखते हैं रिलायंस की कंपनी हमारे रिटेल में कैसे काम कर रही है। जियो का काम चल रहा है, रिटेल में काम आ रहा है। उसके बाद हम देखें कि जियो ने अपने पेट्रोल पंप खोले, बहुत कुछ रिलायंस ने अपना काम कर दिया। तो मतलब रिटेल में काम चल रहा है ना, पहले वो बंडल में काम करते थे, उनको क्या जरूरत थी इतना पैसा कमाने, लेकिन वो रिटेल सेगमेंट में आ गए। उनको लगा कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट है, जो चीज़ अभी तक कोई और कंपनी नहीं लेके आई हम लोग लेके आ जाते हैं, उसका बेनिफिट मिलेगा मिलने वाला है। तो ये हमेशा डिसीजंस लिए जाते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, अमूल रिप्लेसिंग इट्स डिलीवरी वैन्स। अमूल की जो कंपनी है, अमूल डायरी प्रोडक्ट है, इन्होंने अपनी गाड़ियों को रिप्लेस किया। आजकल इनकी गाड़ियां जो हैं इनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई है। किस प्रोडक्ट में जो है कोल्ड, जिसमें ठंडे, जिससे फ्रीजर वगैरह चाहिए, वैसी भी गाड़ियां भी बनाई हुई हैं। कुछ गाड़ियां उनकी ऐसी भी हैं जिसको कुछ मर्जी चाहे बंदे भी डाल के ले जाओ, वो फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के प्रोडक्ट भी उन्होंने बनाए हुए हैं। पहले होते थे उनके पास नॉर्मल, जैसे रेडी रिक्शे होते थे, उसमें सामान जाता था, जब तक पहुंचा तब तक आधे मक्खन मुखन तो रेडी में ही पिघल जाते थे। तो वो प्रॉब्लम्स भी उनके पास आती थी। अगर हमने उसकी हाफ पेमेंट किया आज के रेट पे, तो कल को हम जैसे कि उसकी किस्तें चल रही हैं, तो कल को वो उसका मतलब उसकी अमाउंट है वो ज्यादा होगी गोल्ड की, तो वो उससे कैसे होगा कि कल के रेट पे उसका रेट बढ़ेंगे, उसको पैसे देने पड़ेंगे कि जिस रेट पे हम आपका एग्रीमेंट, वैसे पहली बात तो समझ लीजिए गोल्ड जब भी खरीदने वाले हैं इंस्टॉलमेंट में मिलता नहीं है। अगर मिलेगा तो इंस्टॉलमेंट में कैसे मिलता है, आप उस बंदे के पास इंस्टॉलमेंट देते चले जाइए, जब आप उस प्रोडक्ट की जो आज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसकी कीमत पूरी हो जाएगी, तब वो आपको गोल्ड देगा। पहले आपको सारे पैसे देने पड़ेंगे फिर गोल्ड मिलेगा। गोल्ड ऐसा कभी नहीं मिलता कि आज आप किस्तों में खरीद लेंगे। ठीक है जी।
मिलता है गोल्ड, कुछ लोग करते हैं गोल्ड इंस्टॉलमेंट में, लेकिन वो बोलते हैं कि आज आप चीज डिसाइड कर लीजिए, आज आपने प्राइस बना ले 70,000 रुपये, 70,000 का प्रोडक्ट वो आपका नोट कर लेगा। जब तक 70,000 पे पूरा नहीं पहुंचेगा तब तक आपको वो प्रोडक्ट नहीं देगा बंदा। कुछ लोग इसमें काम करते हैं। हाँ, उतनी रहेगी जो आज में आपने टारगेट सेटअप कर लिया या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो उतने का ही रहता है। चलिए, उसके बाद हमारे पास आती हैं टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। मेथड देख लीजिए कैपिटल बजटिंग के, दो प्रकार के मेथड हैं। ये ट्रेडिशनल है, ये मॉडर्न है। ट्रेडिशनल में मेथड सबसे पहले, कोई भी कंपनी पहले जो मेथड कैपिटल बजटिंग में यूज करते सबसे पहले यही आता था, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या बोलता है, कंपनी कैपिटल बजटिंग जब भी करते थे, ये पुराना टेक्निक्स है कंपनी में जो होता था, जो पैसा आज आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया उसमें वो देखते थे कि ये पैसा लगाया वो हमारे पास कितने साल में वापस आएगा। मान लो कंपनी ने 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हर साल 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है उनको, तो वो ऐसा मान के चलते थे 5 साल तक हम कंपनी में प्रॉफिट नहीं मानेंगे, हम 5 साल तक हमारा अपना पैसा रहेगा, उसके बाद मानना स्टार्ट करेंगे कि हमारा प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ है। इसको पे बैक पीरियड बोलते हैं, ये कंपनियों में यूज किया जाता है, इसको पुराना मेथड बोला जाता है। दूसरा हमारे पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये भी सेम इसके साथ मिलता जुलता ही है, जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इसमें क्या होता था कि कुछ परसेंट रेशियो रख लेते थे एज ए डेप्रिसिएशन, कि इतने पैसे भी हमारे खर्च बिजनेस में से खर्च हो रहे हैं, जो पैसा बचेगा उसको हम देखेंगे इतने सालों में खत्म हो रहा है, हर साल इतना पैसा हम कमा रहे हैं। मान लो हर साल आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, उसमें से उन्होंने 20,000 बोल दिया कि हर साल निकल रहा है, मान ली हर साल आपका जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है 80,000 का ही मान के चलते हैं, भी 80,000 हम साल हर बार कमाते चले जा रहे हैं, जब वो हमारा पैसा कवर हो जाएगा उसके बाद हम प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। तो ये दो मेथड है जो आपके ट्रेडिशनल है। मॉडर्न जो हमारे पास मेथड आया फर्स्ट, वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमारे बिजनेस की आज की टेक्निक्स है। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, अगर आपकी बिजनेस की गुडविल अच्छी बनी हुई है तो आप ऐसा बोलते हो कैपिटल बजटिंग हमारी अच्छी, हमने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बेनिफिट हो रहा है। कोई अच्छे एम्प्लॉय पे आपको इन्वेस्टमेंट किया, आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू अच्छी रहेगी। आपका मार्केट में नेम एंड फेम अच्छा है, शेयर आपके अच्छे आगे चल रहे हैं, सेल आपकी प्रॉपर चल रही है, तो कैपिटल बजटिंग अच्छी मानी जाती है। दूसरा IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि जो भी आपके पास कैपिटल है, आप उससे कितना पैसा कमा रहे हो। कुछ मैंने पहले एग्जांपल दी थी, आपके ऊपर एक तो बर्डन बन गया कि आपको इंटरेस्ट पे करना है, डिविडेंड पे करना है, और प्रॉफिट उतना है नहीं, लेकिन आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, डिविडेंड भी पे कर रहे हो, प्लस प्रॉफिट भी कमा रहे हो। तो अगर ये चीजें मॉडर्न टेक्निक, आज के टाइम में बिजनेस यही चीजों को देखते हैं कि कितने पैसे से हम कितना पैसा कमा रहे हैं। कुछ बंदे होते हैं 100 रुपए लगा के, बर्डन बना हुआ भी, हर बार पैसे इन्वेस्टमेंट खुद करने पड़ रहे हैं। कुछ होते हैं कि 100 लगा के उसी से बिजनेस कमा रहे हैं, मीन्स किसी और का पैसा यूज करके बिजनेस चलते चले जाएंगे, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा होता है। तो ये दो चार मेथड हैं जो आपकी कंपनी में यूज किए जाते हैं कैपिटल बजटिंग में। ये टॉपिक भी आपका हुआ खत्म। कोई पॉइंट है पूछ रहा तो देखिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें है लीवरेज। लीवरेज के बारे में हमने कल भी बात की थी। लीवरेज क्या होता है, आपके पास जो पैसा आया उसको आप किस तरीके से यूज करते हो, मींस प्रॉफिटेबिलिटी में, इसको लीवरेज बोलते हैं। इन्होंने एग्जांपल लिखा भी आपके पास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लीवरेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फर्म एबिलिटी टू यूज द फिक्स्ड एसेट कॉस्ट फंड्स टू सेटिस्फाई द मैग्नीफाइड रिटर्न ऑफ द इट्स ओनर। कंपनी की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, लीवरेज इस तरह से डिस्क्राइब करती है कि कंपनी के पास क्या एबिलिटी है, वो फिक्स एसेट को किस हिसाब से यूज करेंगे ताकि हमारा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आ सके। किसी भी एसेट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उससे आप कितना रिटर्न कमाते हो, ये लीवरेज होता है। मैंने आपको बोला पैसा आपके पास किसी से मिल गया, उधार में मिल गया, कहीं से भी आ गया, आपने उस पैसे को किस तरीके से यूज किया। जैसे कि मान लो आपकी फैमिली आपको पैसे देती है, तो आप लोग किस तरीके से यूज करने वाले हैं। या तो उनको उनका कोई बेनिफिट भी दिखा रहे हो, फिर तो है, पता लगा रोज ही उनके पास हाथ लगा के खड़े हो जाओ, लाओगे इतने पैसे, कंपनी ने आपकी फैमिली आपको पढ़ा दे लिखवा दे, तो आपको बोले आप डिपेंडेंट हो, आपको इंडिपेंडेंट हो जाओ भाई, अब फिर भी इंडिपेंडेंट ना हो, आप डिपेंडेंट ही रह जाओ, तो प्रॉब्लम उसमें आती है। तो ये लीवरेज प्रोसेस वहीं पर भी दिखी जाती है। लीवरेज जो होती है कंपनी में अलग अलग तरीके से, दो सॉरी 3 प्रकार की लीवरेज कंपनियों में है। सबसे पहले आपके पास लीवरेज जो आती है ऑपरेटिंग लीवरेज, सीवरेज नहीं है भाई। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या शो करता है, इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन
परसेंटेज चेंज इन दी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन दी सेल्स। मतलब कंपनी की जो ऑपरेटिंग लीवरेज है ये रिलेशनशिप दो चीजों के बीच में दिखाती है, परसेंटेज चेंज इन दी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड परसेंटेज चेंज इन दी सेल्स। मतलब इसका फॉर्मूला अगर आपको लिखना पड़े तो आप ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन दी EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन दी सेल्स। जितना भी आपकी सेल में चेंजेस आएगा, मैं एग्जांपल बोलूँ कि सेल आपको एग्जांपल कंपनियों में 1000 है, 2000 है, 3000 है। कंपनी आपकी सेल मतलब दिखा रही है, हम बोले कि ये हमारा बेस है, हम बोले कि 50% इधर माइनस हो गया, इधर 50% प्लस में हो गया एग्जांपल के तौर पे। अगर आपकी सेल में जितना भी चेंजेस आया होगा, जो रिजल्ट आएगा वो डबल में आने वाला। जब हम लास्ट में यहाँ पे सेल में चेंजेस दिखा रहे हैं ना, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में लास्ट में जो हमारे पास बनेगी तो वो ये 100% प्लस हो जाएगी, ये 100% माइनस में चली जाएगी। जो ये रिजल्ट आते हैं हमेशा, ये कंपनी बोलती है भी आपकी सेल में प्लस में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे होंगे लास्ट में उसका आंसर डबल होने वाला है। अगर माइनस में चेंजेस हो रहे हैं तो वो डबल में माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे 50% चेंज है माइनस में, तो लास्ट में जब आंसर आएगा तो 100% चेंज हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल आप देखेंगे तो मैं कोई क्वेश्चन आपको बताऊं। हाँ जी, एक कंपनी ने दिया भी है कि कैलकुलेट दी EBIT फ्रॉम दी सेल। आप अगर सेल में से EBIT निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे, ये ऑपरेटिंग लीवरेज में ही देखा जाता है। देखिए उन्होंने बेस दिखाया है, एक कंपनी है उनकी सेल दिखाई उन्होंने, अलग अलग टाइप में इन्होंने मेथड लिखा है आपके पास। सेल में सबसे पहले लिख दिया उन्होंने केस 1000 यूनिट्स का, सॉरी बेस लिखा उन्होंने 2000 यूनिट का, यहाँ लिख दिया 1000, यहाँ लिख दिया 3000। बेस बना लिया उन्होंने। केस 2 क्या है, ये -50% है, ये +50%। ये आपके पास केस दिखाया कंपनी ने कि हमारी कंपनी में सेल जो है, 3 प्रकार की सेल दिखा दी उन्होंने कि बेस हमारे पास 2000 का है, 2000 का 50% निकालोगे 1000 ही बनता है, 1000 इन्होंने यहाँ पे प्लस करके 3000 कर दिया, 2000 का 50% निकालोगे माइनस करोगे तो 1000 रह गया। तो वही पॉइंट बनाया कि बेस दिखा दिया उन्होंने। अब वो बोलते हैं कि ये हमें इसमें से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। इन्होंने क्वेश्चन में पॉइंट में से बहुत सिंपल क्लियर किया है। इट हैज बीन एग्जाम्पल, ये ABC कंपनी सेल प्रोडक्ट फॉर 100 पर यूनिट। जो भी ये कंपनी है जो यूनिट सेल करे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेल इन यूनिट्स। दूसरा हमारे पास आएगा सेल इन रुपीस। कंपनी कोई भी है, ABC कंपनी हमने प्रोडक्ट जो है 100 रुपए के हिसाब से सेल कर रही है। उसके बाद लिखा कि इस कंपनी में ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है 50 पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट जो है 50,000 रुपये पर ईयर है, पूरे साल में 50,000 रुपये फिक्स कॉस्ट लगती है। हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। अगर सेल 1000 यूनिट 2000 देनी है, हम बेस वैसे ही ले लिया। सेल यूनिट हमारे पास 1000 है, 100 रुपये का एक यूनिट है, तो आप क्या करेंगे 1000 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे। अगर 2000 यूनिट है, 100 रुपये में बिक रहा है, तो 2 जीरो उसके पीछे लग गई है, मतलब ये 3 लाख का हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया, सेल इन रुपीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो सेल होती है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी माइनस करते हैं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। उन्होंने बोला था कि आपकी सेल क्या बोला था 50 पर यूनिट, फिक्स सेल जो है वेरिएबल कॉस्ट जो है 50 पर यूनिट है। अगर इसका 1 लाख है तो इसका 50 कितना हो जाएगा 50,000। यूनिट के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। ये 2 लाख है तो 1 लाख, 3 लाख है तो 1.5 लाख। अगर वेरिएबल कॉस्ट हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन निकलता है, कैसे निकलेगा, 1 लाख में से 50,000 निकाले तो 50,000, 2 लाख में से 1 निकाला तो 1 लाख, यहाँ पे 1.5 लाख, माइनस फिक्स कॉस्ट। हमारी कंपनी के फिक्स कॉस्ट उन्होंने बोला पूरे साल की फिक्स कॉस्ट जो है वो 50,000 की है, तो यहाँ पे 50,000 सब में से लिख देते हैं, क्योंकि सबके लिए है वो, तो 50,000 तीनों डिपार्टमेंट के लिए है, किसी एक की तो ली नहीं है। 50,000 सब में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड। 50 में 50 गया जीरो, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 1 लाख। आप चेक कर सकते हैं। अगर इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ, वहाँ पे 50% है 1000, यहाँ पे क्या होगा -100% चेंज हो गया। यहाँ 50,000 था, जीरो रह गया, 100% चेंज हो गया, 50 का डबल हो गया तो प्लस में 100% चेंज हो गया।
हैकर्स वहां पे 50% चेंज में हम दिखा रहे थे सेल में, लेकिन जो रिजल्ट आया वो प्लस और माइनस में डबल फिगर में आता है। इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप ऑपरेटिंग लीवरेज में दिखा सकते हैं, आपके क्वेश्चन भी आएगा मे बी पेपर में। ठीक है जी। इसी में आपको कंपनी ने एक और क्वेश्चन भी दिया कि फर्म एक्स है, उसकी सेल जो है 200 की है, वेरिएबल कॉस्ट 40 की है, फिक्स कॉस्ट 80 की है। उन्होंने बोला कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इफ सेल इंक्रीज बाय 20% इन 2 ईयर, इन डिक्रीज बाय 20% इन ईयर 2। दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला गया है। कंपनी की जो सेल है अगर कहता है उसमें 20% इंक्रीज कर देते हैं तो परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, अगर डिक्रीज कर देते हैं तो परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, वो किस तरीके से निकाल रहे हैं देखिए। उन्होंने बोला ईयर 1, ईयर 2 परसेंटेज चेंज। सबसे पहले वो बोल रहे हैं सेल पहले साल 200 की है, अगर वो ना पहले साल में 2% चेंज, दो तरीके से बोला हम दो तरीके से बनाएंगे। 20% अगर चेंज करते हैं, 200 का 20% कितना होगा 40, तो मतलब कि दूसरे साल सेल कितने की हो जाएगी 240 की हो जाएगी। कितने परसेंट चेंज हो गया 20% चेंज हुआ है। कॉस्ट कंपनी की उन्होंने बताई थी कि जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है वो पहले साल कितनी है 40 है, तो 40 है तो भाई अगले साल कितनी है 40 का 20% कितना आता है आपका 40 का 20% 8 रुपये आएगा। 8 है तो उसमें ऐड कर देंगे तो कितनी होगी 48, तो ये 20% चेंज ही आया। अगर हम ये निकाल लें तो हमारे पास क्या निकलता है कंट्रीब्यूशन, 200 में से 40 गए 160, 240 में से 48 गए, आपके पास बुक में इन्होंने दिया हुआ है 192। आप देख सकते हैं कि 20% चेंजेस ही चल रहा है लगातार। माइनस करते हैं इसमें से फिक्स कॉस्ट, हमारी कंपनी में इन्होंने फिक्स कॉस्ट बताई हुई है कि 80 रुपये, वो आपके क्वेश्चन में बताया 80 यहाँ पे 80 यहाँ पे, तो हम लोग लास्ट में निकलेगा EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, इसमें 80 यहाँ पे 192 में से 80 निकालते हैं तो 112, जो परसेंटेज चेंज आ जाएगा वो 40% का आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि 80 को 112 की वैल्यू पे लेके जाना तो परसेंटेज कितने का आ रहा है 40% का, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू चलती चली जाएंगी वो हर बार वैसे आ जाएंगी। यहाँ पे तो परसेंटेज चेंज कुछ भी नहीं है 0% ही है, क्योंकि 80 फिक्स ले रहे हैं। यहाँ पे चेंजेस जो है 40% का आ जाएगा, जबकि 80 का 20% लेते तो वो आपके पास 80 का 16 रुपये मेरे ख्याल ऐड होते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल फिगर में ऐड हो गया 32 रुपये ऐड हुए हैं, 16 16 32 ऐसा ही होगा ना। 80 गुना 20 डिवाइड बाई 100 16 आ रहा है, लेकिन वैल्यू कितनी हुई है डबल हो गई है, 16 गुना 2 करते तो 32, 80 में 32 ऐड कर रहे हैं तो 112 बन रहा है, मतलब कितने परसेंट चेंज आ गया 40%। यही डिक्रीज में भी देख सकते हैं, अगर देखेंगे तो कंपनी अगर डिक्रीज कर रही है तो 160 रह जाएगा, 40 है 8 माइनस कर देंगे तो 32 रहने वाला है, डिक्रीज में यही फिगर आने वाली है। यहाँ पे 160 है तो 128 रह जाएगा, 20% चेंजेस में वैसे ही माइनस करके, क्योंकि डिफरेंस ही ले रहे हैं। 80 80 सेम चलने वाला है, 1080 रह जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास फिगर आ रही है वो आपके पास रह जा रही है 48, तो -40% में चला। दो केस उन्होंने बताए हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड ऑपरेटिंग लीवरेज। इसका फॉर्मूला यही है कि परसेंटेज चेंज इन दी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड परसेंटेज चेंज इन दी सेल। ऑपरेटिंग लीवरेज इस चीज को दिखाती है, आपकी सेल में चेंजेस आने से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कितना चेंजेस आता है उसको ऑपरेटिंग लीवरेज बोला जाता है। दूसरा इसमें जो लीवरेज हमारे पास आता है वो आता है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज चेंज इन दी अर्निंग पर शेयर, परसेंटेज चेंज इन दी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इससे दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन दी EPS अर्निंग पर शेयर, परसेंटेज चेंज इन दी EBI। कंपनी के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में चेंजेस आने से अर्निंग पर शेयर में कितना चेंजेस आता है उसको फाइनेंशियल लीवरेज बोला जाता है। जब आपके पास EBIT निकल जाता है उसके बाद शेयर अगर नंबर ऑफ शेयर दिए होंगे तो EBIT को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लेते हैं, वो आपके पास EPS निकल जाता है। मतलब हमने जो लीवरेज निकाले थे अभी EBIT निकाले थे उसमें अगर नंबर ऑफ शेयर दिए हैं आपके पास तो उससे डिवाइड कर लेंगे, आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, उसमें परसेंटेज चेंज निकलता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। इसमें तीसरी जो आपके पास लीवरेज आती है
वो आती है कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज क्या होती है, दोनों लीवरेज को इकट्ठा रखा जाएगा, जो चीज आपस में घट रही है उसमें क्या आता है, परसेंटेज चेंज इन दी EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन दी सेल, यही था। दूसरी हमारे पास ये दी हुई है, परसेंटेज चेंज इन दी EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन दी EBIT। इन दोनों में कॉमन क्या है, कटिंग हो सकते हैं, तो कंबाइंड लीवरेज क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन दी EPS परसेंटेज चेंज इन दी सेल में चेंजेस करने पे अर्निंग पर शेयर में कितना चेंजेस आ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग कंबाइंड लीवरेज। ये भी आप उसमें चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे सेल ऊपर दी हुई है, सेल में जो चेंजेस आया उसमें अर्निंग पर शेयर में कितने परसेंट चेंजेस आया, उसको बोलते हैं हम लोग कंबाइंड लीवरेज। ये भी कंपनियों में ऑलवेज चेक किया जाता है, क्योंकि कंपनी यही देखती है कि हमने अगर पैसा बढ़ाया या कम किया तो उसका हमें कितने परसेंट बेनिफिट हुआ, प्लस में बेनिफिट हो रहा है या नेगेटिव में बेनिफिट हो रहा है। कई बार कंपनी अपनी चीज़ को कम कर लेती है तो नेगेटिविटी कितना आया, अगर प्लस किया है तो पॉजिटिविटी कितना आया, ये लीवरेज हमेशा चेक किया जाएगा। ये भी आपका छोटा सा एक टॉपिक था जो हुआ खत्म। कोई पॉइंट ऐसा है पूछना तो देखिए।